दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी इस समय उत्तर प्रदेश में हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में हैं और आज उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और फिर एक हॉस्टल में भी पहुंचे जहां खास करके दलित स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया। राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश की सियासत की नब्ज पर एक हाथ रखा और एक ऐसी बात कह दी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई, लेकिन राहुल गांधी ने यह कहा कि अगर बहन जी साथ आ गई होती कांग्रेस और सपा गठबंधन के साथ तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता। ये बात सभी लोग जानते हैं, जो भी राजनीति को देखते और समझते हैं, उत्तर प्रदेश को जानते हैं, वे मुतमईन हैं और ये बात पहले भी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में अगर मायावती आती हैं इंडिया अलायंस के साथ तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि कर्नाटक से लेकर के और तेलंगाना तक, राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश तक, इन तमाम राज्यों में इंडिया अलायंस को बड़े पैमाने पर फायदा हो सकता है। अगर इंडिया अलायंस का 2% 3% वोट भी बढ़ता तो सीटों में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता था और भारतीय जनता पार्टी जो 240 पर सिमट गई, वो सारी बेईमानी के बावजूद 150 सीट भी अगर क्रॉस कर जाती तो बहुत बड़ी बात होती। लेकिन राहुल गांधी ने जो बात आज कही है, और उन्होंने ये भी कहा कि उस समय हम लोग चाहते थे, और अगर आपको याद हो कि मैं बराबर इस बात को कह रहा था, अंदर खाने ये चल भी रहा था कि मायावती जी इंडिया अलायंस के साथ जा सकती हैं, लेकिन कश्मकश थी, बहुत हार्ड बार्गेनर हैं मायावती, ये सब जानते हैं, और वो चाहती थी कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया जाए। इंडिया अलायंस ये करने की स्थिति में नहीं था, ये सब जानते हैं। बावजूद इसके मायावती मन बना रही थी जाने का, क्योंकि उन्हें परिस्थितियां सामने दिख रही थी। और जैसे ही बीजेपी ने संविधान को बदलने की बात की, हालांकि जनवरी में 22 जनवरी को जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस समय आरएसएस और बीजेपी को लग रहा था कि हम तो चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, और उसी जोश में जो बोला गया कि 400 सीटें हम जीतेंगे और संविधान बदल देंगे, लेकिन इसी नैरेटिव ने भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को काट दिया। जो बहुजन तबका था, जो अम्बेडकराइट तबका था, दलित समाज था, वो खुल करके बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया। उसे ये बर्दाश्त नहीं है कोई डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ 2 लफ्ज बोले, संविधान पर कोई अटैक करे, और उस संविधान पर जिसने दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को मनुष्य की तरह जीने का अधिकार दिया। सबसे बड़ी क्रांति इस देश में, अगर आप ये कहें कि बुद्धिज्म के बाद, उस धार्मिक क्रांति के बाद सबसे बड़ी क्रांति कोई हुई है तो वो संविधान का निर्माण है। और संविधान के जरिए इन समुदायों को, इन वंचित तबकों को इस देश में समता परख और न्याय के साथ जीने का अधिकार मिला। वो बात अलग है कि व्यवहार में वो कितना है, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर सबको समान घोषित किया। ये क्रांति, जिसको आप कह सकते हैं कि रक्तहीन क्रांति। और जब उस संविधान को बदलने की बात की गई और उनके मंसूबे साफ होते हुए दिखे कि जो आरएसएस पहले ही दिन से संविधान की जगह पर मनुस्मृति को लाना चाहती थी, ऑब्वियस है कि उनका इरादा मनुस्मृति के आधार पर ही संविधान को लागू करना, हिंदू राष्ट्र बनाना, जिसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर लगातार बोलते रहे कि अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो इस देश के करोड़ों दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी। और इसीलिए वो समाज खड़ा हो गया बीजेपी के खिलाफ।
और नतीजा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो दिखाई दिया, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां अंबेडकर और अंबेडकरवाद और अंबेडकरवादी राजनीति, ये तीनों का जबरदस्त प्रभाव दिखाई पड़ता है। बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ एक भी लफ्ज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इन राज्यों में, और यही वजह है कि बीजेपी उस राज्य में बुरी तरीके से चुनाव हारी जहां पर उसने 70+ का लक्ष्य रखा था। अकेले 37 सीटें तो समाजवादी पार्टी जीत गई, कांग्रेस पार्टी जीत गई। और राहुल गांधी ने जिस बात को कहा कि अगर बीएसपी आ गई होती, यानी सपा, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती, तो क्या हालात होते। उड़ गई होती उत्तर प्रदेश से बीजेपी। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने एक और कमेंट किया। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि बहन जी चुनाव मजबूती से नहीं लड़ रही हैं, और यह साफ दिखाई पड़ता है। लोकसभा चुनाव में भी जब वो आने का मन बना रही थी, उस वक्त कोई ताकत थी जिसने उनको डराया, धमकाया। हालांकि मैं इस बात को पहले कहता रहा हूं कि उनको कोई डराने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो ये कहती है कि उन पर कोई दबाव तो था, वरना उनका समाज जो आज जान देने के लिए आज भी उनके लिए खड़ा हुआ है, लेकिन क्या वजह है कि वो उस ताकत को नहीं महसूस कर पा रही। कौन सी ताकत है? अंदरूनी भी हो सकती है, सतीश मिश्रा जैसे लोग जो उनको लगातार डरा करके, धमका करके रखते हैं, और ऊपर जो सत्ता में लोग बैठे हैं, अमित शाह जैसे लोग, वो डरा धमका करके रखते हैं। इसके तमाम सूत्र निकल करके आए, वरना मायावती को कोई डिगाने वाला नहीं। लेकिन जब उन्होंने इंडिया अलायंस में नहीं आने का फैसला किया, तो ऑब्वियस है उनका बहुत सारा वोटर, उनका समर्थक इंडिया अलायंस की तरफ चला गया, और बीएसपी की जो स्थिति हुई वो 10% वोट भी नहीं हासिल कर सकी, और सीट तो एक भी नहीं मिली। पहली बार वो दहाई के आंकड़े से नीचे आई 1990 के दशक से। तो राहुल गांधी ने जिस बात को कहा कि क्या वजह है कि क्या, एक सच्चाई को बयां किया उन्होंने उन नौजवानों के बीच में जो दलित समाज से आते थे, और दूसरी तरफ संकेत भी किया कि अगर वो साथ में आती हैं इंडिया अलायंस के, तो हम क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, और इस बात को दलित समाज जानता है, या उसे जानना भी चाहिए, कि जिस सत्ता की वजह से मायावती खामोश हैं, पहले उस सत्ता को हटाना पड़ेगा। वो बात अलग है कि भाई आप सतीश मिश्रा को नहीं हटा सकते, क्योंकि ये बहन जी को नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सतीश मिश्रा जिसके जरिए सत्ता दबाती है, उनको धमकाती है, तो उस सत्ता को ही क्यों ना खत्म किया जाए। इस चीज को उस समाज को समझना पड़ेगा, और वो समझ भी रहा है। लेकिन इस राहुल गांधी के इस वक्तव्य के और मायने क्या हैं, जरा और सियासी मायने देखे जाए कि तात्कालिक मामले क्या हैं। दिल्ली के विषय में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि दिल्ली के चुनाव में मोर देन 60% जाटव समाज, जो बीएसपी का कोर वोटर है, वो बीजेपी में शिफ्ट हुआ, और इधर नॉन जाटव दलित वो जरूर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ गया, ज्यादा कम गया बीजेपी के साथ। और उसके पीछे र्यूमर क्या था, आरएसएस ने करीब 1 सप्ताह तक वहां जिस कैंपेन को चलाया कि हम जाटव मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, लेकिन मिला क्या, धोखा। जाटव तो छोड़ दीजिए, ओबीसी के जाट कैंडिडेट प्रवेश वर्मा बहुत मजबूत, साहब सिंह वर्मा के बेटे, उनको भी नहीं मिला। वो रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो राहुल गांधी का जो आज का स्टेटमेंट है, दरअसल उस दलित समाज के लिए भी संदेश है, जाटव समाज के लिए भी, जो बीजेपी की तरफ देख रहा है। निश्चित रूप से राहुल गांधी की जो छवि पिछले कुछ सालों में बनी है, या
आप कहें कि पिछले कुछ महीनों में, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले से लेकर के अब तक, एक ऐसे आक्रामक संघर्षशील योद्धा की बनी है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ, उनकी आइडियोलॉजी के साथ और उनके मूल्यों के साथ, संविधान के साथ जुड़ करके चल रहा है। उसी एग्रेशन के साथ, उसी ऊर्जा के साथ लगातार उन मुद्दों पर भी खड़ा होता है, लड़ता है, जूझता है, अपमानित भी होता है, प्रताड़ित भी होता है। हाथरस में देखा गया, जहां प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों को पुलिस वालों ने धकेला, लेकिन फिर भी वो पहुंचे उस बेटी से मिलने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए। 3 बार जा चुके हैं, लेकिन न तो हाथरस मायावती जी पहुंचती हैं, न अखिलेश यादव पहुंचते हैं, राहुल गांधी पहुंचते हैं। अभी तीसरी बार गए थे। उसी तरह से आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि हम 50% की सीमा को खत्म करना चाहते हैं। तो जो जनसंख्या के अनुसार आरक्षण होना चाहिए दलितों का, अब वो सिर्फ 15% नहीं है, उसकी आबादी बढ़ चुकी है। आदिवासी समाज, उसकी आबादी 7.5% से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जो संविधान कहता है कि दलितों और आदिवासियों की आबादी के अनुसार आरक्षण का प्रावधान होगा, यह सीमा बढ़ेगी। और अति पिछड़ों को आरक्षण, जहां 27% है, 27% से बढ़ करके उसे अति पिछड़ों को अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो 50% की सीलिंग को तोड़ने का मामला राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं। और ध्यान इस पर भी जाना चाहिए, मैं थोड़ा सा आज के इस मुद्दे से अलग जा रहा हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात सामने रखना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि आरक्षण ने मेरिट का नुकसान किया है, वो जरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के फर्क को देख लें। सबसे पहले इस देश में आजादी से भी पहले महाराष्ट्र में शाहू जी महाराज के द्वारा आरक्षण का प्रावधान होता है। मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी में अंग्रेजों ने आरक्षण का प्रावधान किया, फिर मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, त्रावणकोर कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। यानी महाराष्ट्र से लेकर के उस समूचा जो दक्षिण भारत है, वहां पर आरक्षण का प्रावधान ब्रिटिश हुकूमत में ही हो चुका था। उत्तर भारत में, जिसे हिंदी पट्टी कहते हैं, वहां आरक्षण SC ST का तो हुआ 26 जनवरी 1950 से, लेकिन लागू होने में कितनी ढिलाई हुई। कुछ क्षेत्रों में तो 90 के दशक में आकर के रिजर्वेशन मिला। तो जहां पर रिजर्वेशन था 1 सदी से, वहां के हालात देख लीजिए, और जहां पे आजादी के बाद आरक्षण लागू हुआ, वहां के फर्क को आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। वो साउथ इंडिया, वो महाराष्ट्र आज विकसित राज्यों में है, और ये गोबर पट्टी जहां पे आरक्षण बहुत बाद में लागू हुआ या पूरे तरीके से लागू नहीं हुआ, वहां आज भी अंधविश्वास से लेकर के और अविकसित अवस्था है। यह फर्क है। इसलिए मेरिट से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। इसलिए राहुल गांधी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम आरक्षण की सीमा को, 50% की सीमा को खत्म करेंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे। लेकिन बाबा साहब के सम्मान के मुद्दे पर अमित शाह से सीधे बढ़ जाते हैं। 24 घंटे उनके साथ भारत का संविधान रहता है। तो इन मुद्दों को लगातार राहुल गांधी जब उठा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का ही नहीं, समूचे देश का जो दलित बहुजन नौजवान है, अंबेडकराइट है, जो संविधानवादी है, जो अपने अधिकारों को से असर्ट करना जानता है, और जो इस बात को भी बखूबी जानता है कि संविधान है तो उनके अधिकार हैं, वो आज राहुल गांधी के साथ सिंपैथी भी रख रहा है और उनके साथ भी खड़ा हो रहा है। और डेफिनेटली राहुल गांधी के इस बयान के बाद उन्हें पॉलिटिकली भी फायदा होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो चुनावी फायदे में भी तब्दील होगा। हम केवल अगर उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो ये चुनावी फायदा तब तक नहीं हो सकता जब तक रिप्रेजेंटेशन ना मिले, जब तक लीडरशिप में वो तब्दील ना हो, और उन मुद्दों की बात यहां की लोकल लीडरशिप ना करे। यहां की लोकल लीडरशिप अगर कुंभ में जाकर के डुबकी लगाएगी और राहुल गांधी के एजेंडे को सामने नहीं रखेगी, तो वोट नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं,
दलितों के उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वो बात करनी पड़ेगी। तो उस लीडरशिप को बिठाना होगा जो सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से उस बात को सोचते हैं। राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे तो चाहे उसमें दलित हो, अति पिछड़ा समाज हो, पसमानदा मुसलमान हो, इन समाजों के प्रतिनिधियों को जब तक जगह नहीं मिलेगी और टॉप लीडरशिप में, यह नहीं है कि आपने केवल नाम मात्र के लिए उनको बना दिया कि अच्छा अब सेक्रेटरी बन जाइए या कहीं और जिला उपाध्यक्ष बन जाइए, इससे काम नहीं चलने वाला है। जब तक नीति निर्धारक स्थितियों में या निर्णय लेने वाले पद पर जब तक नहीं पहुंचेंगे, और जो लोग ये कहते हैं साहब हमारे यहां तो खड़गे साहब हैं, खड़गे साहब तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहां समझना पड़ेगा। तो जब तक उत्तर प्रदेश में दलितों के हाथ में लीडरशिप नहीं होगी, बहुजनों के हाथ में लीडरशिप नहीं होगी, अति पिछड़ों के हाथ में लीडरशिप नहीं होगी, पसमानदाओं के हाथ में लीडरशिप नहीं होगी, तब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को चुनावी लाभ नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत हो जाए लेकिन बड़ा क्रांतिकारी लाभ नहीं हो सकता है, और इस स्थिति में वो नहीं आ सकती कि साहब अकेले चुनाव जीत ले। इस बात को राहुल गांधी को समझना होगा कि केवल एजेंडे से, केवल व्यक्तिगत संघर्ष से राहुल गांधी निश्चित रूप से आज उन समाजों के लिए बहुत प्रिय हैं, लेकिन जहां मामला चुनाव का आता है वहां उस समाज को भागीदारी चाहिए, सत्ता में ही नहीं पार्टी में भी भागीदारी चाहिए। और जिन समाजों के लोग वोट तो करते हैं बीजेपी को, लेकिन लीडरशिप उनके हाथ में है, वो कांग्रेस के लीडर बने हुए हैं, उससे काम नहीं चलेगा। इस बात को अगर राहुल गांधी समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का उद्धार हो सकता है, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक ही नहीं चुनावी लाभ भी मिल सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती है तो राहुल गांधी के साथ लोग तो खड़े होंगे, लेकिन वो चुनावी जीत में तब्दील नहीं हो सकता। और ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।